बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमने स्टार्ट की है। इसका हमने फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है जो कि GI डिसऑर्डर्स है। इसमें हमने सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GI डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो फर्स्ट डिज़ीज़ था, फर्स्ट नंबर 1 पे जो डिज़ीज़ था स्टोमेटाइटिस, उसको हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड नंबर डिसऑर्डर है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स है। आज हम स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्लाइवरी जो ग्लैंड होती है, जो मेजर्स ग्लैंड होते हैं और माइनर ग्लैंड होते हैं, उनमें किस किस्म के डिसऑर्डर आ जाते हैं और फिर उनके ट्रीटमेंट, उनके साइन सिम्टम्स और उनकी डायग्नोसिस वगैरह ये कैसे की जाती है, हम सारा इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे साथ है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड में स्टूडेंट्स आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे, उनके काजेज़, उनके साइन और उनके सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, उनकी डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट का आप लोगों को पता होगा, उनके कॉम्प्लिकेशंस, अगर उनको ट्रीट न की जाए वक्त पे तो उनकी क्या कॉम्प्लिकेशन काज हो सकते हैं उनका आप लोगों को पता होगा, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं उनका आप लोगों को पता होगा, और नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर के लिए वो आप लोग जान पाएंगे। Salivary gland. The salivary gland are exocrine gland that produce saliva through a system of ducts. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ जो ग्लैंड्स होती है उनकी 2 टाइप होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं कि उनमें डक्ट सिस्टम नहीं होती, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनमें डक्ट सिस्टम होती है, इसलिए हम इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड की टाइप्स होती है, ये स्लाइवा प्रोड्यूस करती है और फिर इनका इसमें जो डक्ट सिस्टम होता है वो मौजूद होता है, और उस डक्ट के सिस्टम के ज़रिए ये जो स्लाइवा है उसको डक्ट के थ्रू उसके टारगेट एरिया जहाँ पे जानी होती है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। Humans have 3 paired major salivary gland. ह्यूमन में पेयर ऑफ 3 मेजर salivary glands मौजूद होते हैं। एक सबसे पहला जो सबसे लार्जेस्ट होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैंडिबल जो होता है उसके बीनीथ प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो हमारे टंग के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारे ईयर के फ्रंट पे मौजूद होते हैं। एज वेल हंड्रेड्स ऑफ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड, इनके अलावा 20 स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो एज वेल एज 100 या उससे भी अबाव हो सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ईच चीक क्लोज टू द ईयर, ये कहाँ होते हैं? जो अपर चीक्स होते हैं हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं, ईयर के बिल्कुल सामने, ईयर के क्लोजली ये प्रेजेंट होते हैं। द डक्ट ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड empties on the inside of the cheek near the molars ऑफ द अपर जा। जो डक्ट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के, ये हमारे चीक्स के इन साइड में इम्टी होती है। जो मोलर टीथ होते हैं हमारे, जो लास्ट टीथ होते हैं उनको हम मोलर्स टीथ कहते हैं, उनके नियरली ये अपर जा में, उनके नियरली जो मोरल टीथ होते हैं उनके नियरली ओपन होते हैं और अपना सिक्रीशन जो है वो यहाँ पे इम्टी कर देते हैं। Submandibular and sublingual gland. Submandibular gland located beneath the lower jaw. Submandibular gland जो होती है ये lower jaw के beneathly present होते हैं। They have ducts that empty behind the lower front teeth. इनके भी duct होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो secretion होता है उसको, जो lower front teeth होता है इसके behindly उसको अपना secretion जो है वो empty कर देते हैं।
और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं ये टंग के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं। इनका ये क्या करते हैं, इनका जो डक्ट है वो हमारे माउथ के फ्लोर में एम्प्टी होता है। माउथ के फ्लोर में वो डक्ट ओपन हुआ है और ये अपनी जो सिक्रीशन है यहाँ पे माउथ के फ्लोर में वो सिक्रीट कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। Minor salivary gland. In addition to these major gland, other minor salivary gland are scattered throughout the mouth and throat. इनके साथ साथ ये जो मेजर ग्लैंड्स है, पेरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, इन थ्री पेयर ऑफ मेजर जो ग्लैंड है, इनके अलावा भी हमारे थ्रोट में, हमारे माउथ में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो फैले हुए हैं, मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है, डायग्राम दिखाया गया है पेरोटिड ग्लैंड का। पेरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड में से लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ये ईयर के बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे मौजूद होते हैं, चीक्स में। तो यहाँ पे आप लोगों को जो स्लाइवरी पेरोटिड डक्ट जो है वो नज़र आ रही है कि यहाँ से ये गुजरी हुई है। और इसमें आप लोगों को एक डिसऑर्डर भी दिखाया गया है, स्टोन फॉर्मेशन की डिसऑर्डर, कि यहाँ पे ग्रीन सा एक स्टोन बना हुआ है जिसकी वजह से ये जो डक्ट है ये ब्लॉक हुई है। और इसके सामने जो है एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे हम एसेसरी पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये भी इस सिक्रीशन में, पेरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन में इजाफा करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसे एसेसरी पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड है जो कि यहाँ पे टंग के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि मैंडिबल के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब जो स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है उनको हम जानेंगे कि ये स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर कौन कौन सी होती है और ये किस किस्म के होते हैं। सबसे पहला हमारे साथ है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर इंक्लूड। जो मोस्ट कॉमन स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर होती है उनमें से जो पहला है वो है सेलोलिथियसिस। सेलोलिथियसिस जो है इसका मतलब ये है कि जब स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम सेलोलिथियसिस कहते हैं। इसके बाद है सेलेडिनाइटिस। सेलेडिनाइटिस स्टूडेंट्स, जब स्लाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होती है तो उस कंडीशन को हम सेलेडिनाइटिस कहते हैं। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, और वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। बाज़ किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन ही आके ग्लैंड का जो डक्ट होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है। फिर उस वजह से क्या होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम सेलेडिनाइटिस कहते हैं। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से वायरल इन्फेक्शंस हो सकती है जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है, जैसा कि मम्स है। मम्स हमारे साथ एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि पेरोटिड ग्लैंड में होती है, और फिर उसकी वजह से जो पेरोटिड ग्लैंड है वो फूल जाता है, और ये जो मैंडिबल के नीचे एक बड़ा सा वो बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके अलावा सिस्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट, सिस्ट का आप लोगों को पता होगा कि ये एक क्लोज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पॉकेट की शक्ल में एक स्ट्रक्चर होता है टिश्यूज़ में। तो ये जो इसमें मतलब बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे भी स्लाइवरी ग्लैंड्स पे भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, या तो ये इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होती है, या तो एयर मौजूद होती है, और या तो पस मौजूद होती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सिस्ट होते हैं वो बिनाइन होते हैं कि वो कैंसरस नहीं होते, बिनाइन होते हैं। इसके अलावा बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर हमारे साथ एक स्वेलिंग होती है, बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन के अलावा वो एक स्वेल सी हो जाती है जो कि जिस स्वेलिंग की वजह जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू होती है, टिश्यूज़ के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर हमारे साथ
या तो बिनाइन मींस के नॉन कैंसरस होती है या मेलिग्नेंट मींस के कैंसरस होती है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इसमें ट्यूमर हो सकते हैं, वो ट्यूमर या तो बिनाइन हो सकते हैं या अगर वो ज़्यादा ख़तरनाक है तो मेलिग्नेंट हो सकते हैं, कैंसरस ट्यूमर भी बन सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। इसके अलावा हमारे साथ है शोजन सिंड्रोम। शोजन सिंड्रोम जो है ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होती है। इसके टू मेन सिम्टम्स होते हैं। टू मेन सिम्टम्स इसके एक तो ड्राई माउथ होता है और दूसरा ड्राई आइज़ होते हैं। तो ये एक इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके जो टू सिम्टम है वो कॉमन है, एक ड्राई माउथ और दूसरा ड्राई आइज़। इसको हम शोजन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा सेलोडिनोसिस हो सकती है। सेलोडिनोसिस स्टूडेंट्स एक क्रोनिक बाइलेटरल डिफ्यूज़ होने वाली एक नॉन इन्फ्लेमेटरी नॉन नियोप्लास्टिक एक स्वेलिंग होती है जो कि मेजर सलाइवरी ग्लैंड में इनमें से इन तीनों में से कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली ये पैरोटिड ग्लैंड में होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि बाइलेटरली होती है ज़्यादातर, मतलब दोनों साइड से होती है और ये डिफ्यूज़ होती है, फैलती है और ये इसमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता और कोई कैंसर वगैरह भी नहीं होता, लेकिन बस स्वेल हुई होती है और बाइलेटरली दोनों साइड से हुई होती है और ख़ास करके ये जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे साथ सेलोलिथियसिस है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सेलोलिथियसिस किस तरह की कंडीशन होती है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। सेलोलिथियसिस सलाइवरी ग्लैंड स्टोन। सेलोलिथियसिस हम किसे कहते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स होते हैं उसके लिए, उस कंडीशन के लिए कि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन्स बन गए हैं, इसको हम सेलोलिथियसिस कहते हैं। दीज आर टीनी कैल्शियम रिच स्टोन्स। ये छोटे छोटे कैल्शियम रिच स्टोन्स होते हैं सम टाइम फ्रॉम इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड्स। बाज़ वक्त ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बनते हैं। इटियोलॉजी मीन्स कि इसकी वजह, इसकी काज, ये सेलोलिथियसिस बन जाती है, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन बन जाते हैं, इसकी इटियोलॉजी मीन्स कि इसकी वजह क्या होती है, क्यों बनते हैं। द एग्जैक्ट काज ऑफ दिस स्टोन इज़ अननोन। इसका जो एग्जैक्ट काज हो वो अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये क्यों होते हैं, लेकिन सम स्टोन्स में बी रिलेटेड टू, बाज़ स्टोन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं डिहाइड्रेशन के साथ होती है विच थिकन द सलाइवा। जो डिहाइड्रेशन होती है उसकी वजह से जो सलाइवा होती है वो थिक होती है और सलाइवा के थिकनेस की वजह से फिर क्या होती है, फिर सेलोलिथियसिस हो जाता है। ये जो डिहाइड्रेशन होती है स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन या तो इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक की वजह से हो सकती है या किसी मेडिकेशंस की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। मेडिकेशंस फॉर एग्जांपल अगर डायूरेटिक्स कोई इस्तेमाल कर रहा है, डायूरेटिक्स वो मेडिसिन जिनको हम वाटर पिल भी कहते हैं, जिनकी वजह से जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ रिलीज़ होता है, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक्स जो है, जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं, उनकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। गम्स डिजीज़ की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है माउथ में। तो ये डिहाइड्रेशन जब हो जाती है तो सलाइवा थिक हो जाता है और सलाइवा के थिकनेस की वजह से फिर सेलोलिथियसिस हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन बन सकती है। डिक्रीज फूड इनटेक विच लोवर द डिमांड फॉर सलाइवा। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि फ़ूड इनटेक को डिक्रीज़ करना। अगर बंदा फूड इनटेक उसकी डिक्रीज़ है तो इसकी वजह से उसके सलाइवा का डिमांड भी नहीं होता। फूड बंदा नहीं खाता तो फिर क्यों उसको सलाइवा की डिमांड होगी। सलाइवा तो फूड को लुब्रिकेट करने के लिए, उनको स्वाल में मदद देने के लिए पैदा होती है। तो जब फूड ही बंदा नहीं खा रहा तो ये भी पैदा नहीं होगी, इसकी डिमांड नहीं होगी। जब इसकी डिमांड नहीं होगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी और सिक्रीट नहीं होगी, तो फिर ये जब थिक हो जाएगी ब्लॉक होके तो उस वजह से सेलोलिथियसिस काज होते हैं।
मेडिकेशन दे डिग्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, बाज़ मेडिकेशन ऐसे होते हैं, मेडिसिन ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है। तो सलाइवा की प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ होती है तो इस वजह से सेलोलिथियसिस होती है। वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी जिसकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है? वो हमारे साथ है एंटीहिस्टामीन्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो हिस्टामीन है, हिस्टामीन एक केमिकल होता है, ये स्लाइवेशन में मदद देती है, स्लाइवेशन को इंक्रीज़ करती है। तो फिर जब हम एंटी हिस्टामीन लेते हैं किसी एलर्जिक कंडीशन में, तो फिर ये एंटी हिस्टामीन जाके क्या करता है, हिस्टामीन को ब्लॉक करता है। तो हिस्टामीन जब ब्लॉक हो जाती है तो स्लाइवेशन इतनी तेज़ी से नहीं होती, तो फिर जो है थिकनेस ऑफ स्लाइवा पेश आ सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड साइकियाट्रिक ड्रग, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं, हाइपरटेंशन के ख़िलाफ़ जो ड्रग होते हैं, और जो साइकियाट्रिक ड्रग होते हैं, जो साइकोसिस के ख़िलाफ़, मेंटल डिसऑर्डर के ख़िलाफ़ जो ड्रग होती है, ये भी डिहाइड्रेशन काज करते हैं ये दोनों। और उस डिहाइड्रेशन की वजह से स्लाइवा की थिकनेस हो जाती है, और फिर स्लाइवा की थिकनेस की वजह से हमारे साथ ये सेलोलिथियसिस हो सकते हैं। Some stones sit inside the gland without causing any symptoms. बाज़ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्लैंड के अंदर बैठ जाते हैं, ग्लैंड के अंदर फंस जाते हैं, और उसके कोई सिम्टम भी ज़ाहिर नहीं होते, बिल्कुल कुछ भी उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आती। इन अदर केस ए स्टोन ब्लॉक द ग्लैंड डक्ट, लेकिन बाज़ केस में ऐसा भी होता है कि स्टोन बाहर आके जो ग्लैंड का डक्ट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, आइदर partially और completely, या partially ब्लॉक करता है कि उसके साथ से थोड़ा सा कुछ गुजरेगा, या तो completely वो जो है ब्लॉक कर देता है। When this happen, the gland typically is painful and swollen. जब ये हो जाती है, ये जब ब्लॉकेज हो जाती है रास्ते में, तो जो ग्लैंड है वो उसमें टिपिकली पेनफुल होगा, उसको छूने से पेन महसूस होगी, एंड स्वाल्वन, और वो स्वालो हुई होगी, एंड स्लाइवा फ्लो इज़ partially और completely ब्लॉक, और जो स्लाइवा की फ़्लो है या तो वो partially ब्लॉक हुई होगी या तो completely ब्लॉक हुई होगी। This can be followed by an infection called cellulitis. इसके बाद सेलोलिथियसिस के वजह से जब ये ब्लॉकेज आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो एक इन्फेक्शन पैदा होती है इसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं सेलेडिनाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है? साइंस स्टूडेंट वो होते हैं जो कि डॉक्टर, जो कि प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल डिटेक्ट करता है, और जो सिम्टम होते हैं वो पेशेंट खुद बताता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर ड्राई माउथ एंड पेनफुल लम्प। जो मोस्टली जो कॉमन सिम्टम होता है, मोस्टली जो कॉमन सिम्टम होता है वो हमारे साथ ड्राई माउथ होती है, ड्राई माउथ कॉमन होती है, और इसके साथ पेनफुल लम्प, जो सूजन होता है, जो फैलाव होता है, जो छोटा थोड़ा सा वो लम्प सा बना होता है, वो भी पेनफुल होता है, उसको छूने से पेन होती है बंदे को। यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये अक्सर कहाँ होता है? जो माउथ का जो फ्लोर है उसमें मौजूद होता है। ये जो लंप होता है, लंप का हम इस तरह कहते हैं कि ये कम्पैक्ट मास ऑफ सब्सटेंस होता है, ख़ास करके इसका कोई रेगुलर इसकी कोई शेप नहीं होती। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, अगर ईटिंग की जाए तो क्या होता है, तो फिर जो पेन है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, वर्सन हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे साथ जो सेलोलिथियसिस अगर हो जाए, स्टोन की फॉर्मेशन, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसी होगी? If the stone is located near the end of the duct, the doctor may be able to press it out gently. अगर जो स्टोन है वो डक्ट के एंड के नज़दीक है, कि ये जो डक्ट होते हैं ये जिस जगह पे एंड होते हैं उस एंडिंग के अगर नज़दीक होते हैं तो डॉक्टर जेंटली, नरमी से उसको प्रेस करके बाहर निकाल देता है।
लेकिन डीपर स्टोन कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी, लेकिन अगर डीपर स्टोन होते हैं तो उनको सर्जरी करके बाहर निकाला जाता है, सर्जरी के ज़रिए रिमूव की जाती है। स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट से जो स्टोन है उसको निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है, जो सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है, इसको हम सेलेंडोस्कोपी कहते हैं। सेलेंडोस्कोपी के ज़रिए इसकी सर्जरी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है सेलेडिनाइटिस। सेलेडिनाइटिस कौन सी कंडीशन है? इन्फेक्शन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके इन्फेक्शन को, उनमें इन्फेक्शन आने को हम सेलेडिनाइटिस कहते हैं। सेलेडिनाइटिस इज़ अ पेनफुल इन्फेक्शन। ये एक पेनफुल इन्फेक्शन होता है। इट इज़ मोर कॉमन एमोंग इल्डरली एडल्ट विद स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन। ये मोरली जो इल्डर एडल्ट होते हैं उनमें कॉमन होता है। इसके साथ साथ स्लाइवरी ग्लैंड मतलब कि या तो ये जो एडल्ट्स होते हैं, जिन एडल्ट्स को स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन हो, तो स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन की वजह से क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सेलेडिनाइटिस काज होती है। तो इसलिए कह रहा है कि ये उन लोगों में मोर कॉमन है, उन एल्डर पीपल में जिनको स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन्स होते हैं। सेलेडिनाइटिस also can occur in infant during the first few week of life. सेलेडिनाइटिस जो है ये बच्चों में भी, इन्फेंट्स में भी होती है, लेकिन उनके जो लाइफ के जो फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं उनमें बच्चा बहुत ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिव होता है, कमज़ोर होता है, इस वजह से उनको उस टाइम सेलेडिनाइटिस हो जाती है। इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। इसकी इटियोलॉजी, इसकी वजह और इसके अलामात कैसे है? इटियोलॉजी, इट इज़ यूजुअली काज बाय बैक्टीरिया। ये आम तौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया जब इंटर हो जाते हैं तो ये सेलेडिनाइटिस हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाती है। साइन एंड सिम्टम इसकी क्या होती है? ए टेंडर पेनफुल लंप इन द चीक और अंडर ए चिन। एक सख्त वाला, टेंडर मीन्स के सख्ती उसमें होती है, इस ऐसे एक पेन करने वाला एक लंप होता है, एक वो फैलाव सा होता है, जो कि या तो चीक्स में होती है या तो ये जो थोड़ी होता है, चिन होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होती है, उसको देखा जा सकता है। इन सीवियर केसेस फीवर, चिल एंड जनरल वीकनेस अकर। अगर सीवियर केसेस हो तो उसमें इसके साथ साथ क्या होता है? फीवर होता है, चिल्स होते हैं और जनरल वीकनेस हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ड्रिंकिंग फ्लूइड और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावेनसली। या तो फ्लूइड की ड्रिंकिंग करनी चाहिए ओरली। अगर ओरली ड्रिंकिंग ना की जा सके तो फिर क्या करना है? तो फिर इंट्रावेनसली फ्लूइड्स लगवानी होती है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होती है। अगर बैक्टीरियल हो तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, और अगर बैक्टीरियल ना हो तो उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो लगने के चांसेस कम है, इसलिए एंटीबायोटिक दी जाती है। वार्म कंप्रेसेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड। जो इन्फेक्टेड ग्लैंड होता है उसमें वार्म कपड़े या किसी गर्म चीज़ से उसको वो करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इनकरेजिंग स्लाइवा फ्लो बाय च्यूइंग गम्स। क्या करना है? च्यूइंग गम के ज़रिए, च्यूइंग गम चबा के जो स्लाइवा की फ़्लो है उसको इनकरेज करनी होगी, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए इसके सिक्रीशन को इंकरेज करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। शुगरलेस कैंडीज़ खानी होंगी। अगर शुगरलेस कैंडीज़ खाएंगे तो फिर स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इस वजह से कह रहा है। इसके अलावा आर बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, या कोई ऑरेंज जूस जो है वो हम ले सकते हैं, जिसकी वजह से भी स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इफ़ दिस मेथड डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन। अगर इन मेथड के बाद भी उस इन्फेक्शन की इलाज नहीं हुई तो सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड। फिर उस ग्लैंड में जो ड्रेनेज आई होती है, जो पस वगैरह आए हुए होते हैं, उनको सर्जरी के थ्रू ड्रेन किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल जो इन्फेक्शंस होती है ये सिस्टमिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन,
पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी में भी जो इन्फेक्शन आती है उसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड में भी इन्फेक्शन आ सकती है, पूरे बॉडी में जब वायरल इन्फेक्शन आ जाती है। सम टाइम सेटल इन दिस सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि ये जो इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन जाके सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाती है। तो जब सेटल हो जाती है तो क्या करती है, दिस काज इज़ फेशियल स्वेलिंग, इसकी वजह से जो फेस होते हैं इसमें स्वेलिंग होती है, पेन होती है और ईटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, बंदा कुछ खा पी नहीं सकता। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ मम्स, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारे साथ मम्स है। स्टूडेंट्स, मम्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि प्राइमरीली ये जो सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं इनको अफेक्ट करता है। मम्स में ऐसा होता है कि जो हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड के जो पैर होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें या तो एक साइड से हो सकती है या तो बायलेटरली दोनों में होती है, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये जो है ये हमारे साथ एक वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है। इसकी इटियोलॉजी मीन्स कि इसके काजेज़ और इसके साइंस सिम्टम क्या हो सकती है। इसकी इटियोलॉजी, दिस इन्फेक्शन आर काज बाय वायरसेस, ये वायरसेस की वजह से होते हैं। साइन एंड सिम्टम इसकी क्या है, साइन एंड सिम्टम, द फर्स्ट सिम्टम में इंक्लूड फीवर एंड पुअर एपिटीट, इसका जो फर्स्ट सिम्टम है वो इस तरह होता है कि फीवर होता है और पुअर एपिटीट होता है, भूख नहीं लगती। दूसरे नंबर पे हेडेक हो सकती है, मसल एक्स हो सकते हैं, मतलब सर में दर्द, और ये जो पूरा बॉडी है मसल से हमारे बॉडी के टांगों के हाथों के बाजुओं के उनमें क्या होती है, एकिंग स्टार्ट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो इसको आप लोग किस तरह ट्रीट करेंगे। दिस इन्फेक्शन आलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन, ये जो इन्फेक्शन होती है, जो वायरल इन्फेक्शंस होती है, ये बास टाइम ख़ुद ब खुद चले जाते हैं, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन रिलीविंग सिम्टम थ्रो, इसके ट्रीटमेंट अगर की जाए तो इसके ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि सिम्टम्स को फोकस करके उनको रोकने की कोशिश हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेस्ट दे के उसको सुकून दिया जा सकता है। ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड जब हम देंगे तो फिर इससे जो है ठीक हो सकता है। टेकिंग एसिटामिनोफिन टाइलेनोल टू रिलीव पेन एंड फीवर, पेन और फीवर को रिलीव करने के लिए हम एसिटामिनोफिन या इसे हम टाइलेनोल भी कहते हैं। स्टूडेंट, एसिटामिनोफिन जो है ये और पैरासीटामोल एक ही चीज़ है। पैरासीटामोल और एसिटामिनोफिन दोनों इसका हमारे साथ जेनरिक नेम है। यूएस फार्माकोपिया ने इसको एसिटामिनोफिन का नाम दिया है और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसने इसे पैरासीटामोल का नाम दिया है, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड नाम होते हैं जो कि कंपनी ने इसको दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइलेनोल है, पेनाडोल है, कैल्पोल है, ये सारे जो ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है। और एसिटामिनोफिन यूएस फार्माकोपिया ने इसको दिया हुआ है, और पैरासीटामोल जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया ने इसको दी हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी एरिया में समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका आंसर आप लोगों को बताऊँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।